क्लास 12th बायोलॉजी पढ़ने वाले सभी छात्र व छात्राओं की जो तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी लोग के लिए लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको अंत तक जरूर देखोगे। चैप्टर आप लोग जानते हैं क्लास 12th में जो चैप्टर नंबर 12th है वो इकोसिस्टम से रिलेटेड है। तो सब कुछ इकोसिस्टम के बारे में आप लोग पढ़ने वाले हो और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मैं जो भी क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो भी मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जो मैं बताने वाला हूँ उसको आप लोग अच्छे से ज़रूर समझ के जाओगे। क्वेश्चन किस प्रकार से कहाँ से कैसे पूछेगा वो मैं सब आज बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम आप लोगों की स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 12 इकोसिस्टम। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसमें आप लोगों को पढ़ना कितना कुछ है वो मैं बताता चल रहा हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक समझते चले। पहला जो टॉपिक यहाँ पर दिया है इकोसिस्टम, तो सबसे पहले इकोसिस्टम के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि इकोसिस्टम होता क्या है। देखिए सबसे पहले द कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम जो कि दिया था कॉर्ल मोबियस ने दिया था। किसने दिया था? कॉर्ल मोबियस ने दिया था। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक समझते चले और इसको याद भी करते चले। ठीक है, मेरे द्वारा ही बनाई गई ये पूरा चैप्टर मैंने अपने खुद से ही जो है जहाँ से कंटेंट मैं देख पाया हूँ, जहाँ से इंपॉर्टेंट मुझको दिखा है वो सब कुछ मैंने इसी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैंने दे दिया है। तो इसको आप लोग अच्छे से जरूर देख लें। ठीक है, आप देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है द कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम वाज गिवन बाय कॉर्ल मोबियस। ठीक है, कब दिया था? 1877 में दिया था। अब इकोसिस्टम की डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होती है, आप लोग देख लीजिए। इकोसिस्टम इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखिए बेसिक का मतलब आधारी इकाई, ठीक है, जहाँ से शुरुआत होती है। तो इकोसिस्टम इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। फंक्शनल मतलब कार्यात्मक या क्रियात्मक कह सकते हैं आप लोग। एंड देयर इन्वायरमेंट मतलब जो भी बेसिक फंक्शनल यूनिट जो भी बताई गई यहाँ पर ऑर्गेनिज्म की और उसके इन्वायरमेंट के बीच की जो भी है ना गतिविधियाँ होती हैं उसको यहाँ पर इकोसिस्टम के नाम से हम लोग संबोधित करते हैं। तो इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड विद देयर ओन कंपोनेंट, जो कि बायोटिक भी हो सकते हैं और एबायोटिक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर इकोसिस्टम से आप लोग समझ गए हैं द इंटरेक्शन बिटवीन एबायोटिक और बायोटिक के बीच का जो भी इंटरेक्शन हो रहा है, जिस माध्यम से हो रहा है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो। ठीक है, जो भी सहयोग लिया जा रहा है एबायोटिक वाले बायोटिक से या बायोटिक वाले एबायोटिक से। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं इको सिस्टम। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। मतलब इको सिस्टम के अंतर्गत बायोटिक और एबायोटिक दोनों ही शब्द आएंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ, अगर मान लीजिए जो लिविंग क्रिएचर्स हैं जैसे हम लोग, ठीक है, ह्यूमंस। देखिए ह्यूमंस जो होते हैं, ठीक है, हम लोग क्या है, हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं और CO2 गैस बाहर निकालते हैं। अब ये CO2 कौन कंज्यूम करेगा? प्लांट, पेड़ पौधे। तो प्लांट और ह्यूमंस ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन दोनों ही क्या है? बायोटिक बायोटिक चीज़ें हैं। ठीक है, बायोटिक हैं। अब इसी के अगेंस्ट में चलते हैं एबायोटिक में। अब देखिए हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं, तो ये जो अभी आप लोगों ने नाम सुना था CO2, क्या सुना था? CO2। तो CO2 की रिक्वायरमेंट किसको होती है? पेड़ पौधों को। और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट किसको होती है? हम लोग को। ठीक है, तो ये जो CO2 है ये एबायोटिक कंपोनेंट होता है। ठीक है, ये इकोसिस्टम का एबायोटिक कंपोनेंट होता है। अब देखते हैं आगे जो बताएगा उसको मैं बताते चल रहा हूँ, उसको ध्यानपूर्वक समझते चलें। द टर्म इकोसिस्टम वाज गिवन बाय, देखिए जो टर्म था इकोसिस्टम का वो A.G. टांसले ने दिया था 1935 में। आप चाहे तो सन याद कर सकते हैं या स्किप कर सकते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, लेकिन A.G. टांसले जरूर आएगा। द टर्म इकोसिस्टम वाज बेसिकली गिवन बाय A.G. टांसले और कैन बी डिफाइंड एज अ फंक्शन। देखिए एक और डेफिनेशन आ गया, आप लोग चाहे तो इसको याद कर सकते हैं। ए फंक्शन इकोलॉजिकल यूनिट which includes all biotic as well as abiotic components of a given area and involve करता है their mutual interaction। देखिए ए म्यूचुअल इंटरेक्शन का मतलब हो गया दोनों को बराबरी से, बराबरी मतलब होता है ना किसी को नुकसान पहुंचाए ना ही किसी को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाए, तो दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित हों। ठीक है, इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंटरेक्शन। तो इन्वॉल्व देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन, तो इसको बोलते हैं ए फंक्शनल इकोलॉजिकल यूनिट जो इंक्लूड करती है बायोटिक के साथ एबायोटिक कंपोनेंट को भी किसी एक गिवन एरिया में और इन्वॉल्व करती है देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन। तो म्यूचुअल के अंतर्गत आप लोगों ने सिम्बायोसिस रिलेशनशिप पढ़ा होगा, जैसे आप लोगों ने सिम्बायोसिस में लाइकेन के बारे में जो है पढ़ रखा होगा। तो लाइकेन के वाला चैप्टर अभी मैं पढ़ाऊंगा, इसके बाद वही चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, उसको भी आप लोग जरूर देखेंगे और समझेंगे। सम एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम जो कि इंक्लूड करता है कौन कौन से टाइप के यहाँ पर बताए गए हैं। देखिए पॉन्ड इकोसिस्टम होता है, डेजर्ट इकोसिस्टम होता है, लेक इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम और मरीन इकोसिस्टम के बारे में भी आप लोगों ने समुद्र जो सबसे बड़ा ही सबसे बिगेस्ट इकोसिस्टम है उसको भी आप लोग अपने दिमाग में जरूर रखेंगे। अब बात कर लेते हैं चलिए इकोलॉजी की। अब इकोसिस्टम आप लोग समझ में आ गया होगा। इकोलॉजी क्या होती है? देखिए लॉजी लगा इसका मतलब, जैसे बायोलॉजी पढ़ते हैं वैसे इकोलॉजी देख लेते हैं। तो इकोलॉजी, द टर्म इकोलॉजी वॉज ओरिजिनली गिवन बाय द रेटर। देखिए जो टर्म दिया था इकोलॉजी का वो रेटर ने दिया था, REITER, स्पेलिंग गड़बड़ मत करिएगा। जबकि हाउ एवर द क्रेडिट, जो क्रेडिट गया था मतलब इनका जो क्यूडोस था मतलब श्रेय जिसको जाता है वो अर्नेस्ट हैकल को जाता है। ध्यान समझ लीजिए, अर्नेस्ट हैकल को जाता है। क्या जाता है? इकोलॉजी
जो समझाने का जो श्रेय जाता है, बताने का जो श्रेय जाता है वो अर्नेस्ट हैकेल को जाता है। अब यहाँ पर डेफिनेशन बताई गई है, क्या है देख लेते हैं। इकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच स्टडीज द इंटरेक्शन एमंग द ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल एनवायरनमेंट बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। यानी कि यहाँ पर अब किस प्रकार से एबायोटिक और बायोटिक जुड़े हुए हैं, या फिर कह सकते हैं किस प्रकार से फिजिकल रूप से एनवायरनमेंट के बीच में जो लगाव है किसी ऑर्गेनिज्म का वो किस प्रकार से हो रहा है, ये हम लोग पढ़ते हैं इकोलॉजी के अंतर्गत। अब देखते हैं फादर ऑफ इकोलॉजी अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट, इसको पढ़ लें आप। फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी पियोडम, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 की परीक्षा में पूछा भी गया था, रामदेव मिश्रा, ठीक है। तो रामदेव मिश्रा ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। कंसेप्ट देखिए, कंपोनेंट ऑफ, माफ कीजिएगा, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। देखिए किन चीज़ों से मिलकर इकोसिस्टम तैयार होता है। अभी आप लोगों ने समझा था कि इकोसिस्टम को बनाने के लिए बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो इकोसिस्टम जिसमें बायोटिक भी हो और उसके साथ एबायोटिक कंपोनेंट भी हो, दोनों ही परस्पर रूप से सहयोग पूरी तरह से कर रहे हो। तो यहाँ पर बायोटिक कंपोनेंट में प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है और डिकम्पोजर्स हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर्स का मतलब पेड़ पौधे होते हैं, कंज्यूमर मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, जिसको टॉप कंज्यूमर भी आप लोग लिख सकते हो, और डिकम्पोजर जो डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। डेड एंड डिकिंग ऑब्जेक्ट पे अपनी जीवन यापन करते हैं, ये भी कह सकते हैं आप लोग। एबायोटिक कंपोनेंट जिसमें इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल कंपोनेंट आता है। अब किस प्रकार से आप लोगों को इस चार्ट को तैयार करना है उसका मैंने यहाँ पर डायग्रामेटिक व्यू दे रखा है। तो देखिए इकोसिस्टम को बेसिकली दो भागों में बांटा गया, ये आप लोगों ने देख लिया। एक था एबायोटिक कंपोनेंट और दूसरा था बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक के अंतर्गत लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, विंड हो गया, एटमॉस्फेयर गैसेस हो गई, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, मिनरल्स हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत आ गई। अब बायोटिक कंपोनेंट में देख लेते हैं। प्रोड्यूसर्स जो कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं, कंज्यूमर जिसको बांटा गया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कंज्यूमर में, और लास्ट में डिकम्पोजर के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। सम कॉमन बैक्टीरियाज एज वेल एज फंगस ये डिकम्पोजर का काम करते हैं। तो ये था वेरियस एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इको सिस्टम। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग एक एक करके सब कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट, किसी इकोसिस्टम के जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं उनके बारे में डिटेल में क्वेश्चन पूछा भी गया था और आप लोग लिख भी सकते हैं। क्या लिखना है, प्रोड्यूसर्स क्या होता है। देखिए दिस ग्रुप इंक्लूड करते हैं ग्रीन प्लांट्स को, मतलब हरे पेड़ पौधे इसी के अंतर्गत आते हैं। अब इनको प्रोड्यूसर्स क्यों कहा। एंड सम ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, देखिए कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपना भोजन खुद से बना लेते हैं, वो भी विद द हेल्प ऑफ साइनोबैक्टीरिया, जैसे कि यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ लाइट कह सकते हैं, एज वेल एज केमिकल एनर्जी कह सकते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, ठीक है। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म एंड फॉर्म मेन ऑफ प्रोड्यूस, यहाँ पर कह रहा है कि जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फॉर्म करते हैं, बनाते हैं द मेन प्रोडक्ट प्रोड्यूस ग्रुप। तो यहाँ पर जो दिया गया है उसको आप लोग प्रोड्यूसर ग्रुप में के अंतर्गत आते हैं। जो भी फोटोसिंथेसिस होंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे, वो इसी ग्रुप में आएंगे। और ये कंटेन करते हैं क्लोरोफिल को। क्लोरोफिल आप लोग जानते हैं ट्रैप करती है सनलाइट एनर्जी और कन्वर्ट कर देती है किसमें, लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एग्जाम्पल में ग्रीन प्लांट्स आप लोगों ने पढ़ रखा है, आप लोग चाहें तो एग्जाम्पल लिख सकते हो। अब कंज्यूमर को आगे जाके डिवाइड किया गया है। देखिए कंज्यूमर्स क्या होते हैं, जो ऑल द लिविंग मेंबर्स ऑफ इकोसिस्टम विच कंज्यूम करते हैं, ठीक है, प्राप्त करते हैं द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। मतलब पेड़ पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन कंज्यूमर्स अगर मान लीजिए प्राप्त करते हैं तो इसे हम लोग कहेंगे कंज्यूमर्स होते हैं। आगे जाके कंज्यूमर्स को क्लासिफाइड किया गया कुछ ग्रुप में। तो यहाँ पर जो ग्रुप बताया गया उसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। यहाँ तो पहला यहाँ पर दिया प्राइमरी कंज्यूमर, नाम से लग रहा होगा प्राइमरी मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स के अंतर्गत सभी कैसे आते हैं, हर्बीवोर्स आते हैं। इसको आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आया भी है और आने वाली संभावनाएं भी हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो नाम ही से लग रहा है प्राइमरी कंज्यूमर, हर्बीवोर्स होते हैं, देखिए इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, जो क्या करते हैं, ईट करते हैं मतलब खाते हैं पेड़ पौधों को और कहलाते हैं कंज्यूमर, वो भी कैसे, प्राइमरी। एग्जाम्पल में आप लोग ऐसे शाकाहारी जानवरों के नाम लिख सकते हैं जिनके बारे में आप लोगों को पता हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर। आप देखते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर जो प्राइमरी को खा सकते हैं। तो सम एनिमल्स ईट द हर्बीवोर्स एनिमल्स, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर के अंतर्गत आ सकते हैं। दे आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो कौवा हो गया, स्पैरो हो गया, कैट, गोट्स, माफ कीजिएगा, कैट, डॉग्स, स्नेक्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो गोट कहाँ आएगा, गोट तो यहाँ है, ठीक है, थोड़ा मुंह से निकल गया। तो आप लोग समझ गए सेकेंडरी कंज्यूमर के अंतर्गत स्पैरो, क्रो, कैट, डॉग, स्नेक्स एक्सेट्रा आ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों को पता हुआ ओमनीवोर्स क्या होते हैं, उनका एग्जाम्पल भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। टर्सरी कंज्यूमर की अगर बात करें तो टर्सरी कंज्यूमर में दीज आर या देयर आर सम कार्निवोर्स एनिमल्स जो ईट करते हैं अदर कार्निवोर्स एनिमल्स को।
या फिर ईट करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स को, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें स्नेक हो गया और कुछ कॉमन बर्ड्स होती हैं जो ऐसा करती हैं। अब बात कर लेते हैं टॉप कंज्यूमर्स की। तो टॉप कंज्यूमर की अगर हम लोग बात करें, दीज एनिमल ईट अदर एनिमल्स बट, ध्यान समझिए टॉप कंज्यूमर किसे कहेंगे, दीज एनिमल ईट अदर एनिमल्स बट यूजुअली, इन्हीं एनिमल्स को, बट यूजुअली दीज देमसेल्व्स आर नॉट किल्ड एंड ईटन है, मतलब इनको कोई भी खाने की संभावना है, मतलब कहीं कोई भी इनको ना खाए, इन एनिमल्स को कहते हैं टॉप कंज्यूमर। ठीक है, तो दीज एनिमल यूजुअली दीज देमसेल्फ आर नॉट किल्ड एंड ईटन है, इनको कोई ना खाए, ये खा ले। ठीक है, किसी दूसरे प्राणी को, दूसरे जीव को, इन्हें बोलते हैं टॉप कंज्यूमर। एग्जाम्पल की बात करें टाइगर और वल्चर। ठीक है, तो दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल जो कि टॉप कंज्यूमर के अंतर्गत आते हैं। अब बात कर लेते हैं डीकम्पोजर। देखिए डीकम्पोजर तो बहुत आसान, ऑल द प्रोड्यूसर्स साथ में कंज्यूमर। ठीक है, ऑल द प्रोड्यूसर और उसके साथ कंज्यूमर। जब ये डेथ हो जाता है, मतलब आफ्टर डेथ, मतलब मरने के बाद, है ना, क्या होते हैं, अपना जीवन यापन पूरा करने के बाद डिकम्पोज हो जाए, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाए, डिप्लीट हो जाए। ठीक है, बाय बैक्टीरिया एंड फंगल, इस बाय बैक्टीरिया एंड फंगल एक्टिविटी के माध्यम से। ठीक है, बैक्टीरिया क्या करें, डिस्ट्रॉय करें, या फंगस क्या करें, डिप्लीट करने की कोशिश करें, और कर भी दें। दीज ऑर्गेनिज्म आर डीकम्पोजर, और इसी वजह से इनको कहते हैं डीकम्पोजर्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी लिख दिया है, आप लोग समझ भी गए डीकम्पोजर करते क्या है। डीकम्पोजर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिकम्पोज करते हैं, क्या करने में, मतलब बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और इनकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर भी शुद्ध होता है, ये भी आप लोग समझ सकते हैं। अगला देख लेते हैं, अगला लिखा है एबायोटिक कंपोनेंट। अभी तक आप लोगों ने बायोटिक पढ़ा था, अब एबायोटिक देख लेते हैं। देखिए बायोटिक में तो अभी आप लोगों ने एक चार्ट पढ़ा था, चाहे तो वहाँ से याद कर लीजिए। अब क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर, वाटर, लाइट, ये टेम्परेचर हो गया, मतलब क्लाइमेटिक कंडीशंस के तौर पर एबायोटिक कंपोनेंट को बांटा गया है। एटॉफिक फीचर को देखते हो, जैसे सॉइल टाइप। ठीक है, सॉइल टाइप हो सकता है। इनऑर्गेनिक में गैसेस हो सकती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, बाकी और भी गैसेस हो सकती हैं जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में मिलती हैं। साथ में मिनरल्स हो गया। ठीक है, ये सारे इनऑर्गेनिक जो है एबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आती हैं, ये आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं एनर्जी फ्लो किसी इकोसिस्टम में किस प्रकार से फ्लो करता है, मतलब एनर्जी का फ्लो किसी इकोसिस्टम में किस प्रकार से फ्लो करेगा। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, किस प्रकार से फ्लो करेगा, फ्लो करने की प्रोसेस क्या है, उसको मैं बताने वाला हूँ। उसको आप लोग ध्यानपूर्वक इसी जो है लेक्चर वीडियो या फिर इसी कंटेंट के माध्यम से सच्चे समझ लें। देखिए सिंपल वे में बता रहा हूँ, द फ्लो। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की जो क्रिया विधि है इसको फ्लो करें, द फ्लो ऑफ एनर्जी। और ये किसकी बात हो रही है, एनर्जी की, ऊर्जा की बात हो रही है, किसी इकोसिस्टम की हो भी। इसका मतलब हुआ इट्स फ्लो फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट सक्सेसिव लेवल, या फिर नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, आप लोग ये भी लिख सकते हो। तो एनर्जी फ्लो इन एक इकोसिस्टम। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन किसी इकोसिस्टम में, जिसका मतलब होता है फ्लो फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट सक्सेसिव लेवल, जिसको ट्रॉफिक लेवल कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर बताया गया, सोलर एनर्जी इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। आप लोग पता होगा पूरे विश्व का या पूरे ब्रह्मांड का जो अल्टीमेट सोर्स है वो है तुम्हारा सनलाइट, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कई तरह की सस्टेनिंग लाइफ को पूरा करने में, अर्थ में वो भी। ठीक है, दिस इज एनर्जी जो कैप्चर, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, उसको ध्यान समझ लीजिए। दिस एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द प्लांट एंड कन्वर्टेड इनटू फूड एनर्जी, और इसको कन्वर्ट कर दिया जाए पेड़ पौधों के द्वारा केमिकल एनर्जी में, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ये तो बचपन से आप लोग पढ़ रहे हैं। दिस फूड इज अवेलेबल टू द अदर ऑर्गेनिज्म, और ये जो भोजन बनाया है पेड़ पौधों ने, ये अवेलेबल होता है किसके लिए, कंज्यूमर्स के लिए। ये भी आप लोगों ने पढ़ रखा है। इसी तरह से हम लोगों ने क्या सीखा, हमने सीखा पेड़ पौधों ने भोजन बनाया विद द हेल्प ऑफ सब कॉमन यूजेस ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी स्टोर की। ठीक है, अब उसको हम लोगों ने खाया, हम लोगों ने अपने अंदर स्टोर की, हमको कोई खाएगा तो वो एनर्जी किसी दूसरे में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो ये एनर्जी का ट्रांसमिशन कहलाता है कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी किस प्रकार से फ्लो करती है। तो इन दिस वे अ फ्लो ऑफ मेंटेन्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लांट टू द अदर ऑर्गेनिज्म कंज्यूमर तक, ये जो फ्लो हुआ किसका, एनर्जी का, ये जो कहलाता है इसको बोलते हैं एनर्जी फ्लो किसी इको सिस्टम में। अब कैसे होती है इसको मैं बता देता हूँ। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है थोड़ा सा ये भी समझा दूंगा। पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या चीज़, हम लोग एक एग्जांपल समझ लें। जैसे हमने कहा जो बेस होते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर्स। ठीक है, प्रोड्यूसर जो होते हैं वो बेस होते हैं किसी इकोसिस्टम के, मान लेते हैं। इनको बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल 1। क्या बोलेंगे इनको, ट्रॉफिक लेवल 1, पहला ये हो गया। अब प्रोड्यूसर के ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर रख देते हैं, क्या रखते हैं, प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर, इनको बोलेंगे सेकंड ट्रॉफिक लेवल। ठीक, ये भी बात से क्लियर हो गई। सेकेंडरी, अगर मान लीजिए सेकेंडरी की बात करें तो इन्हें बोलेंगे थर्ड ट्रॉफिक लेवल। अब यहाँ पर मान लीजिए टर्सरी है, ठीक है, या टॉप कंज्यूमर है,
तो इसको हम लोग बोलेंगे फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। तो अब ध्यान समझ ली क्वेश्चन क्या आ सकता है। लिखा प्रोड्यूसर किस ट्रॉफिक लेवल के अंतर्गत आते हैं, तो ट्रॉफिक लेवल 1। अब क्वेश्चन आ सकता है हर्बीवोर्स का जो ट्रॉफिक लेवल होगा वो कौन सा होगा, तो हर्बीवोर्स के लिए प्राइमरी होगा। ठीक है, हर्बीवोर्स प्राइमरी में आते हैं तो इनका ट्रॉफिक लेवल सेकंड होगा। तो ये बात आप लोग समझ गए। अब किस प्रकार से मूव होती है, उसका डायरेक्शन कैसा होता है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए लिखा है कि एनर्जी फ्लो होती है हमेशा हमेशा किस तरह से, यूनिडायरेक्शनल। मतलब प्रोड्यूसर से प्राइमरी में, फिर प्राइमरी से सेकेंडरी में, फिर सेकेंडरी से टर्सरी में। तो प्रोड्यूसर से प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी या टॉप कंज्यूमर। इस तरह से एनर्जी का फ्लो होता है यूनि डायरेक्शनल, मतलब एकल दिशा मार्ग। ठीक है, एक ही दिशा की तरफ चलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है, क्या लिखा है, एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज यूनि डायरेक्शनल। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। और कंज्यूमर के फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइप आप लोगों को मैंने बता दी है। अब इट इज नेवर रिवर्स, देखिए वापस नहीं आती। ठीक है, नेवर रिवर्स। Hence, energy is an ecosystem can be used once only. However, minerals and other inorganic component का यूज हम लोग रिसाइकल के द्वारा बार बार कर लेते हैं। ठीक है, किसी इको सिस्टम में। तो वो तो बात थी एबायोटी कंपोनेंट की, ये है एनर्जी फ्लो की। ठीक है, अब देखते हैं कि 10% लॉ ऑफ एनर्जी क्या कहता है। देखिए लॉ ऑफ एनर्जी क्या है, इसको थोड़ा सा समझाता हूँ मैं, और उम्मीद करता हूँ इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप लोग कर लोगे। क्या है 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ। अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि लॉस्ट हो जाती है। देखिए समझिए, अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ये लॉस्ट हो जाती है ईच ट्रॉफिक लेवल में। मतलब एनर्जी जब ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर होती है तो लगभग लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी का लॉस्ट हो जाता है, मतलब बेकार हो जाता है। कैसे बेकार होता है इसको भी देख लेते हैं। इट इज एस्टिमेटेड दैट, ऐसा माना भी जाता है, लगभग कितना प्रतिशत बेकार हो जाता है, 80 से 90% ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट एट ईच ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। ओनली अबाउट 10% एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन लेवल टू द नेक्स्ट लेवल। इसी को बोलते हैं 10% एनर्जी लॉ। अब देखते हैं किस प्रकार ये समझाया कि मैं बताता हूँ। जैसे अभी आप लोगों ने बात की, मान लीजिए कोई ट्रॉफिक लेवल 1 में एनर्जी है। क्या है, ट्रॉफिक लेवल 1 की एनर्जी है। ठीक है, और ट्रॉफिक लेवल 1 में होते कौन है, प्रोड्यूसर है। ठीक है, मान लीजिए प्रोड्यूसर के पास एनर्जी कितनी है, 100% है। ठीक है, कितने परसेंट है, 100%। अब ये जब ट्रॉफिक लेवल 2 में एनर्जी ट्रांसफर होगी, मान लीजिए किसी प्रोड्यूसर को कोई प्राइमरी कंज्यूमर क्या करेगा, खा लेता है, ईट कर लेता है, तो 100% एनर्जी बिल्कुल भी पहुंचने वाली नहीं है सेकंड ट्रॉफिक लेवल में। क्यों नहीं पहुंचेगी, इसका सीधा सा जवाब है क्योंकि अभी आप लोगों ने पढ़ा कि लगभग 80 to 90% एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, और केवल 10% एनर्जी ही उसको मिल पाती है। तो इस तरह से इसको बोलते हैं 10% एनर्जी लॉ। अब मान लीजिए थर्ड लेवल में, तो अब थर्ड लेवल में जब जाएगी, थर्ड ट्रॉफिक लेवल में जाएगी, तो इस 10% का भी जो 10% होगा वही केवल कंज्यूम हो पाएगा, मतलब उस ऑर्गेनिज्म को मिल पाएगा, और लगभग 90% बेकार हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि क्या कहता है ये एनर्जी लॉ विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। वैसे एग्जाम्पल मैंने समझा दिया है, मैं थोड़ा सा और कंटेंट समझा देता हूँ। अकॉर्डिंग टू द 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर थ्रू ट्रॉफिक लेवल के माध्यम से, ये प्रपोज किया था लिंडमैन। ठीक है, 1942 में। तो लिंडमैन ने कहा था कि 10% एनर्जी ही ट्रेवल करती है ईच ट्रॉफिक लेवल में। ठीक है, और लगभग 90% लॉस्ट हो जाती है। ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर, और रेस्ट 90% इज लॉस्ट इन टू द एनवायरमेंट। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात करें। देखिए अभी आप लोगों ने समझा, अगर प्रोड्यूसर्स क्या है, प्राइमरी हैं, और माफ कीजिएगा प्रोड्यूसर्स क्या है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के मेंबर हैं किसी फूड चेन में, उनको 100% एनर्जी मिलती है। अब इस 100% को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1000 जूल। ठीक है, मैं क्लियर न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये लेके चलता हूँ। लगभग 1000 जूल एनर्जी इनको मिलती है। कहाँ से मिलती है, सनलाइट से मिलती है। देन इनको कोई ना कोई फर्स्ट कंज्यूमर वाला प्राणी, मान लेते हैं, मैं एग्जाम्पल भी लेके चल रहा हूँ, तो इनको खाने वाला मान लेते हैं, कोई एग्जाम्पल लेता हूँ, उसका नाम है गोट। बकरी क्या करती, इस प्रोड्यूसर को खा लेती है। तो 1000 का मतलब 1000 जूल का अगर हम लोग 10% निकालेंगे तो लगभग क्या हुआ, आप बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर लगभग 100 जूल एनर्जी इसको मिल जाएगी। कितने एनर्जी जूल मिलेगी, 100। ठीक है, तो इसका 1000 का 10% जो होगा वो होगा 100। ठीक है, 10% 100 हो गया। अब आप लोग समझ गए होंगे कि गोट में पहुंचने वाली जो एनर्जी थी वो 10 जूल, माफ कीजिएगा 100 जूल है। अब देखिए गोट को खाने वाला जो होगा उसके पास इसका भी 10% पहुंचेगा, मतलब कि 10 पहुंचेगा, 10 जूल। ठीक है,
अब आप क्लियर समझ गए होंगे किस प्रकार से ट्रैफिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफर होती है। अब हम लोग बात कर लेंगे अगले नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं थोड़ा सा इसी को ही समझते हुए। तो यहाँ पर जो समझाया गया वही चीज़ मैंने क्लियरली समझा दी। प्रोड्यूसर्स जो होंगे फूड चेन में 100% एनर्जी के साथ होंगे, फर्स्ट कंज्यूमर के द्वारा इनको ईट कर लिया जाएगा और हर्बीवोर जिसने खाया होगा उसको केवल और केवल 10% मिलेगी उसकी एनर्जी, ठीक है। द सेकेंड कंज्यूमर अगर उस कार्निवोर को मतलब उस फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा तो उसका भी जो परसेंट होगा वो लगभग 1 होगा, ठीक है, वो उसमें जाएगा। तो एक बात क्लियर हो गई, 10% रूल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सो ओनली हर्बीवोर्स गेट मैक्सिमम एनर्जी इन द इकोसिस्टम, केवल और केवल हर्बीवोर्स होते हैं जिनके पास मैक्सिमम एनर्जी इकोसिस्टम की होती है, ठीक है। तो वो कौन होते हैं? हर्बीवोर्स होते हैं। तो हर्बीवोर्स के अलावा देखिए वो तो खाने वाले हैं, कंज्यूमर में जो होंगे वो तो वही होंगे, लेकिन प्रोड्यूसर्स के पास एनर्जी पूरी थी, ठीक है। तो पहुंचने वाली जो मैक्सिमम ट्रांसफर हुई वो सबसे ज़्यादा किस में जाएगी? हर्बीवोर्स में जाएगी। अब बात करते हैं फूड चेन क्या होता है। देखिए नाम से लग रहा है फूड चेन का मतलब एक चेन है जो कि इंटरकनेक्टेड होगी। तो इट इज़ अ सीरीज ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या है? सीरीज ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग ट्रॉफिक लेवल कह सकते हैं, ठीक है। क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसको ट्रॉफिक लेवल कहा, जिसमें इन विच देयर इज रिपीटेड ईटिंग, मतलब कोई ना कोई एक दूसरे को खा रहा है, ठीक है। रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन बाय सो एज टू ट्रांसमिट द फूड एनर्जी, और किसी प्रकार से ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कर रहा होगा, ठीक है। इसे ही बोलते हैं फूड चेन। और 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है बिटवीन द ट्रू ट्रॉफिक लेवल में, मतलब एक सीक्वेंस वे में चलेगा। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल और टॉप कंज्यूमर, ठीक है। ये आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी तरह से प्रोड्यूसर के बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी या फिर टॉप कंज्यूमर, ये जो चेन चली है एक सीक्वेंस ऑर्डर चला है, इसको बोलते हैं फूड चेन। जैसे प्रोड्यूसर से हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी कैसे जाएगी, ट्रांसफर होगी प्राइमरी कंज्यूमर में, प्राइमरी से कहाँ जाएगी, सेकेंडरी कंज्यूमर में, सेकेंडरी से कहाँ जाएगी, टर्सरी कंज्यूमर में। तो दिस सीरीज ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसको ट्रॉफिक लेवल कहते हैं, इसको ही हम लोग फूड चेन कह रहे हैं, ठीक है। अब ट्रॉफिक लेवल होता क्या है? एक्चुअली ट्रॉफिक लेवल होता क्या है? एक नाम से ही लग रहा है, ट्रॉफिक लेवल एक तरह का लेवल ही है जिसमें ईच फूड चेन कंसिस्ट कर जाती है, या इंटरकनेक्टेड जो फूड चेन होगी वो इंटरलिंक्ड होगी, ठीक है। ईच फूड चेन कंसिस्ट ऑफ मैनी स्टेप और एनर्जी लेवल, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, प्रोड्यूसर लेवल, प्राइमरी कंज्यूमर लेवल, सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल, टर्सरी कंज्यूमर लेवल, और ईच सच स्टेप ऑफ एनर्जी लेवल इज कॉल्ड, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ट्रॉफिक लेवल। अब ए ट्रॉफिक लेवल इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इन एन इकोसिस्टम जो ऑक्यूपाई करेगा द सेम लेवल इन अ फूड चेन, ठीक है। फूड चेन में सेम लेवल क्या करेगा? कंटेन करेगा। अब इसका सीक्वेंस भी आप लोगों को पता ही होगा, सेम वही तरह जैसे आप लोगों ने अभी पढ़ा था फूड वेब में, माफ कीजिएगा फूड चेन में, बिल्कुल वही है। प्रोड्यूसर्स के बाद हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स के बाद कार्निवोर्स, कार्निवोर्स के बाद टॉप कार्निवोर्स, और 10% एनर्जी ट्रांसफर्ड बिटवीन टू ट्रॉफिक लेवल। और इसका भी चार्ट यहाँ पर दे रखा है, आप लोग चाहें तो इस चार्ट के माध्यम से भी समझ सकते हो। मैं बता देता हूँ कैसे। देखिए आपकी एनसीईआरटी किताब में आप लोगों ने देखा होगा टर्सरी कंज्यूमर जो होते हैं इनको 4th ट्रॉफिक लेवल माना। आइए आप नीचे से चलते हैं, देखिए यहाँ बेस से चलते हैं, बेस से देखिए प्राइमरी प्रोड्यूसर जो होते हैं वो होते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के अंतर्गत। इसमें आप लोग ग्रास हो गया, ट्रीज होगी, फाइटोप्लैंक्टन भी हो गए, मतलब अगर पानी में जाएंगे तो फाइटोप्लैंक्टन के मेंबर मिलेंगे, तो उसको भी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के अंतर्गत हम रखेंगे, जो कि प्लांट होते हैं, और ये प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखते हैं सेकंड ट्रॉफिक लेवल में क्या आते हैं, जिसको हर्बीवोर्स भी हम लोग कहते हैं, और ये होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, जिसमें जू प्लैंक्टन हो सकते हैं, ग्रास ऊपर हो सकते हैं, काऊ हो सकता है, गोट हो सकता है, और भी शाकाहारी जीव जो पेड़ पौधों को खाते होंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर जिसको कहते हैं कार्निवोर लेवल या ट्रॉफिक थर्ड लेवल का, जिसमें बर्ड्स कई तरह की आ सकती हैं, मछलियाँ आ सकती हैं और वुल्फ, ठीक है। ये 20 कॉमन एग्जांपल आ सकते हैं। अब टर्सरी जिसको टॉप कंज्यूमर हम लोग मान रहे हैं या टॉप कार्निवोर मान रहे हैं, 4th ट्रॉफिक लेवल के मेंबर होते हैं, जिसमें हम लोग इंसान अपने आप को भी रखते हैं और लायन को भी रखते हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी ने मैन को माना है, तो आप लोग इसको लेकर चलोगे। आप लोग चाहें तो अपनी एनसीईआरटी बुक में भी ट्रॉफिक लेवल में मैन को सबसे ऊपर देख सकते हो, ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं फूड वेब क्या होता है, इसको देखते हैं। फूड वेब नाम से ही लग रहा है। अब देखिए कोई भी जीव किसी न किसी जीवधारी को किसी भी इकोसिस्टम के अंतर्गत खा सकता है, जैसे ये कहा गया है, तो उसको मान लेते हैं फूड वेब। तो इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ फूड चेन का, जो कि बिकम इंटरकनेक्टेड होना चाहिए वेरियस ट्रॉफिक लेवल के अंतर्गत, और फीडिंग कनेक्शन एमंग्स डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, एक दूसरे को खा रहा होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि किसी सीक्वेंस में खाए या किसी चेन के माध्यम से खाए, वो खा रहा होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं फूड वेब। तो एक जाल से ही समझ में आ गया होगा। जाल का मतलब समझ गए, जैसे मान लीजिए
एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों ने देखा कि जो सांप है, तो सांप को कभी कभी मेढक मिल गया तो उसने मेढक खा लिया, या मान लीजिए छोटे जीव जंतु मिल गए तो उसने छोटे जीव जंतु खा लिए। ठीक है, तो इसी तरह से कोई दूसरा प्राणी किसी दूसरे ट्रॉफिक लेवल के मेंबर को खा लेगा, उससे एनर्जी ले लेगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो फूड वेब के अंतर्गत कनेक्शन बना रहा है। ठीक है, अब क्या होता है पिरामिड। अब किसी इकोसिस्टम में पिरामिड का यूज क्या है। अब इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में समझाइए, और डिफरेंट पिरामिड जो बने हैं एनर्जी से, आप लोगों ने पढ़ा होगा पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास, इस तरह से पिरामिड को समझाना भी आप लोगों को पड़ सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं। देखिए नाम से लग रहा है इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है, नंबर का हो सकता है, बायोमास का हो सकता है, और एनर्जी का हो सकता है किसी सक्सेसिव ट्रफल लेवल के माध्यम से किसी इकोसिस्टम में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, जिसमें पिरामिड ऑफ नंबर है, पिरामिड ऑफ बायोमास है, और पिरामिड ऑफ एनर्जी है। ये 3 आपके कोर्स में है। ठीक है, अब एक एक करके समझ लेते हैं कि होता क्या है, किस प्रकार ये पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी वर्क करता है। इसका यहाँ पर चार्ट भी मैंने फिक्स कर रखा है, आप लोग उसको भी देख सकते हो। लेकिन इट शोज द रिलेशनशिप एमंग डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल। देखिए जैसे हमने बात की प्रोड्यूसर, तो ट्रॉफिक लेवल 1 में प्रोड्यूसर की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इनको खाने वाले जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं वो कम हो गए, और प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर वो कम हो गए। उसके बाद सेकेंडरी को खाने वाले टर्सरी कंज्यूमर कम हो गए, और टर्सरी को खाने वाले जो टॉप कंज्यूमर होते हैं वो भी बहुत कम हो गए। तो इसको हम कह सकते हैं ये नंबर ऑफ पिरामिड है। क्या है? नंबर ऑफ पिरामिड। तो देखते हैं एक एक करके समझते हैं। सेकंड पॉइंट से लिखा है किसी ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, मतलब जहाँ पर हम लोग रहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लेस में, किसी ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो हमेशा हायर नंबर में होते हैं। ठीक है, किसी भी ग्रास इकोसिस्टम में आप लोग प्रोड्यूसर्स को हमेशा हायर नंबर में देख सकते हो, और कंज्यूमर्स ऑलवेज हमेशा लेसर अमाउंट में होते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। इसीलिए हेंस इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम द पिरामिड ऑफ नंबर इज ऑलवेज अपराइट। हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। ठीक है, कैसा होता है? अपराइट होता है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, अब आप जंगल गए, जंगल के इकोसिस्टम में आप लोगों ने देखा द पिरामिड ऑफ नंबर इज अपराइट एज प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, जैसे ट्री हो गए, स्ट्रब्स हो गए, आर हायर इन नंबर देन द कंज्यूमर्स। ये भी बिल्कुल अपराइट बनेगा। ठीक है, वहां पर भी क्या है? नंबर जो प्रोड्यूसर्स के होंगे, मतलब जो बेस है ट्रॉफिक लेवल 1 है, वो सबसे ज़्यादा होगा, और कंज्यूमर धीरे धीरे कम हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये भी क्या है? अपराइट मूवमेंट हो गया। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट। किसी पॉन्ड इकोसिस्टम की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि द प्रोड्यूसर्स, उसमें क्या होंगे? फाइटोप्लैंक्टन के मेंबर होंगे जो कि हायर होंगे देन द कंज्यूमर जो कि फिशेस होती हैं। हेंस पिरामिड ऑफ नंबर इन पॉन्ड इकोसिस्टम में भी हमेशा अपराइट ही बनेगा। आप लोग इसके भी अच्छे तरह से तैयार कर सकते हैं। अब जो लास्ट वाला फिफ्थ पॉइंट है, थोड़ा सा समझना रहेगा आपको, क्योंकि ये इन्वर्टेड हो सकता है इन अ पैरासिटिक फूड चेन। देखिए पैरासिटिक फूड चेन में द पिरामिड ऑफ नंबर जो होते हैं वो हो जाते हैं उल्टे, मतलब इन्वर्टेड, क्योंकि प्रोड्यूसर्स आर यूजुअली होस्ट होते हैं और दे आर फीवर हो सकते हैं नंबर में। ठीक है, किसमें? पैरासिटिक कंज्यूमर के अंतर्गत। तो आप लोग चाहें तो इस तरह का चार्ट अपनी बुक में भी देख सकते हो, जैसे बगल वाला चार्ट जो कि बता रहा, देखिए नीचे लिखा हुआ है पिरामिड ऑफ नंबर में पहला पॉन्ड इकोसिस्टम का पिरामिड है और दूसरा वाला पैरासिटिक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने प्रोड्यूसर देखा, प्राइमरी कंज्यूमर देखा, और सबसे ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर है। ठीक है, क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर जो उसको खा रहे होंगे, मतलब किसको? डिफरेंट प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहे होंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई दे रहे हैं। तो ये इन्वर्टेड हो सकता है। ठीक है, तो ऊपर सबसे ज़्यादा मात्रा है, इसमें मात्रा की संख्या ज़्यादा है, ज़्यादा होने के कारण, और ये सबसे कम है, प्रोड्यूसर कम हो गया। तो यहाँ पर इस पैरासिटिक जो वे में पिरामिड ऑफ, इस वाले में पैरासिटिक कंडीशन में क्या है? इन्वर्टेड होगा। जबकि पहले वाले में देखिए बहुत ही आसान है। पहले वाले में तो लास्ट में दिखा प्रोड्यूसर जिसको फाइटोप्लैंक्टन के मेंबर कहते हैं, उसके बाद मछलियां हैं जो कि कंज्यूमर के अंतर्गत आती हैं, और सबसे ऊपर टर्सरी कंज्यूमर जो कि संख्या बिल्कुल कम है। तो बेस में सबसे ज़्यादा और सबसे ऊपर सबसे कम। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं अगला जो आप लोगों को देखना है, एक और देख लीजिए, यहाँ पर भी दिया गया है ग्रास इकोसिस्टम में, और बगल वाला भी देख लेते हैं पिरामिड ऑफ नंबर जो कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, और ग्रास जो कि अपराइट मूवमेंट में है, और बगल वाला भी अपराइट मूवमेंट में है। ठीक है, केवल पैरासाइट वाला जो था वो क्या था?
इन्वर्टेड था, बाकी सब अपराइट होता है। ठीक है, अब देखते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या है और उसका डायग्राम कैसे आप लोगों को देखना है। देखिए पहला तो नाम सही लग रहा है, एनर्जी का फ्लो जो कि यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर लेवल। ठीक है, एट ईच ट्रॉपिक लेवल 80-90% एनर्जी क्या होती है, लॉस्ट हो जाती है, केवल 10% का ही इस्तेमाल हो पाता है। हेंस प्रोड्यूसर्स ऑलवेज हैव मोर एनर्जी देन द कंज्यूमर। तो ये भी क्लियर हो गया कि हाँ ये भी कैसा बनेगा, ये भी अपराइट ही बनेगा और सीधा बनेगा, बिल्कुल इसी तरह जैसे यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, बिल्कुल कैसा होगा, सीधा होगा जैसे दिया गया है। प्रोड्यूसर के बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी और टॉप कंज्यूमर। ठीक है, ऑलवेज अपराइट इन द फूड चेन। तो एनर्जी वाला भी आप लोगों ने देख लिया। अब बात कर लेते हैं बायोमास का। देखिए यहाँ पर सिंपल वे में बताया गया है, द पिरामिड दैट शोज दियर रिलेशन एमंग डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। देखिए यहाँ लिखा है द पिरामिड जो शो करेंगे अपने रिलेशनशिप को किसी ट्रॉफिक लेवल के अंतर्गत टर्म्स ऑफ बायोमास को लेकर, इज कॉल्ड पिरामिड ऑफ बायोमास। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए दूसरा पॉइंट भी देख लेते हैं। इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो पिरामिड ऑफ बायोमास का होगा वो हमेशा कैसा होगा, अपराइट होगा, क्योंकि यहाँ पर क्लियर है कि ड्राई वेट ऑफ प्लांट, मतलब जो प्लांट होते हैं उनके जो पार्ट्स होते हैं जो सूख जाते हैं, और ट्री जो कि प्रोड्यूसर हैं वो हमेशा मोर देन दैट ऑफ कंज्यूमर से हमेशा क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। भाई प्रोड्यूसर्स हमेशा नंबर से ज़्यादा होते हैं कंज्यूमर के अकॉर्डिंग, इसलिए यहाँ पर अपराइड मूवमेंट बनेगा। इन अपराइड जो पिरामिड्स होते हैं द वेटेज ऑफ प्रोड्यूसर इज मोर देन ऑफ कंज्यूमर्स। आप लोग लिख सकते हो थर्ड पॉइंट भी अगर आप लोगों को याद हो जाए। आगे देखते हैं फोर्थ पॉइंट में कहा गया कि किसी फॉरेस्ट इकोसिस्टम की अगर हम लोग बात करें जो पिरामिड ऑफ बायोमास का बनेगा वो भी कैसा होगा, अपराइड होगा, क्योंकि वहाँ पर भी फॉरेस्ट इकोसिस्टम में भी नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से जो उनसे चीज़ें बनेंगी, पार्ट जो कि सूखा हुआ पार्ट निकलता है। कि बायोमास मतलब होता है कोई प्लांट प्रोडक्ट या फिर एनिमल प्रोडक्ट जो भी होगा उसका क्या होगा, ड्राई वेट, मतलब जो ड्राई हिस्सा निकलता है, मतलब सूखा हुआ। जैसे प्लांट का कोई पार्ट गिर गया, जैसे मान लीजिए पत्ती हो गई, ठीक है, या मान लेते टहनी हो गई, तो जब प्लांट से टूट जाती है, गिर जाती है, तो क्या होती है, सूख जाती है। तो यहाँ से क्या होगा, बायोमास की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम में भी कैसा बनेगा, अपराइट बनेगा, अभी आप लोगों को डायग्राम में दिखा दूंगा। बट इन पॉन्ड इकोसिस्टम की अगर हम लोग बात करें, पॉन्ड इकोसिस्टम जब आप लोग कहाँ देखोगे, पानी में, जो पानी वाला जो इकोसिस्टम है, पॉन्ड वाला, तालाब वाला इकोसिस्टम है, उसमें बायोमास जो पिरामिड होगा वो हमेशा कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। अच्छा, इसका रीजन देख लीजिए। इसका रीजन सिंपल है। क्या रीज़न है, जो प्रोड्यूसर्स होंगे इन पॉन्ड आर लाइट वेट। देखिए प्रोड्यूसर जब भी पानी के अंदर आप लोगों ने देखे होंगे उनका जो भार होता है, वेट होता है, वो हमेशा हल्का होता है। ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, जो प्लांट होते हैं पानी वाले उसको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। तो इनका जो वेट होगा वो कैसा होगा, लाइट वेट होगा। लेकिन कंज्यूमर्स जो होते हैं जैसे फिशेस वगैरह हो गए, इनका जो बायोमास होगा, इनसे जो बनने वाली, जो निकलने वाली जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, मोर होगी। ठीक है, तो यहाँ से जो बायोमास बनेगा है ना, वो क्या होगा, कंज्यूमर से ज़्यादा बनेगा और प्लांट से कम बनेगा। तो यहाँ पर ये एक चीज़ क्लियर हो गई, बायोमास क्लियर हो गया। अब आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पॉन्ड इकोसिस्टम है और ग्रासलैंड इकोसिस्टम है उसको आप लोग देख सकते हैं, एक अपराइट है और दूसरा इन्वर्टेड है। ठीक है, ये भी क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक जिसको बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। वन लाइन की डेफिनेशन है, कभी कभार ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा भी जा चुका है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ चेंज इन कम्युनिटीज एंड देयर एनवायरनमेंट, किसी एक प्लेस में इन द कोर्स ऑफ टाइम, समय को देखते हुए, इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, इसके टाइप आप लोग देख लीजिएगा। अब बायो जियोकेमिकल साइकिल में आप लोग कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल में से अगर आप लोग कार्बन साइकिल देखना चाहो तो इसको आसानी से आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, क्या है, देखिए एटमॉस्फेयर CO2, इस CO2 को जो देने वाले हैं हम ही लोग तो हैं भाई। कंज्यूमर से क्या निकलता है, CO2 निकलता है, निकला। ठीक है, इसको कौन ले लेगा, कंज्यूम कौन करेगा, भाई पेड़ पौधे कर लेंगे, ये भी क्लियर है। अब पेड़ पौधे क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। फोटोसिंथेसिस किसका यूज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करेंगे। तो इस तरह से आप लोगों ने क्या देखा, काफ़ी कुछ सीखने के लिए आप लोगों को मिला। तो ये जो चार्ट बना है इसकी प्रैक्टिस आप लोग अपनी कॉपी में अच्छे से कर लें, और जहाँ जहाँ लेबलिंग हुई है या एरो जहाँ पर लगा है उसको आप लोग ध्यानपूर्वक अच्छे से समझते हुए इसको कंप्लीट करोगे। तो ये हो गई कार्बन साइकिल। अब देखते हैं डेट्रेस चैनल या डेट्रेवोरस या डेट्रेस होते क्या हैं। देखिए डेट्रेस चैनल क्या होता है इसको मैं बताता हूँ सिंपल वे में। डेड बॉडीज चाहे वो प्लांट की हो चाहे एनिमल्स की हो, ठीक है, और एक्सक्रेटरी मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिज्म, मैटर, केमिकल एनर्जी प्रेजेंट होते हैं, कंटेन ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको डिकम्पोज करेंगे, दीज मटेरियल एंड रिलीज एनर्जी, कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेंगे हीट की वे में इन द एनवायरनमेंट में,
और इसी को बोलते हैं द फ्लो ऑफ एनर्जी, जिसको बोलते हैं डेट्रियस चैनल। ठीक है, क्लियर हो गया? सिंपल वे में बहुत ही आसान तरीके से आप लोग इसको बता सकते हो। अब यहाँ पर डेट्रेटर्स क्या होते हैं? तो डेड प्लांट या पार्ट हो जाए, या एनिमल रिमेन जो कि डिकम्पोज ना हुए हों, पार्शली हुए हों, ये भी चल जाएगा। ठीक है, या तो अनडिकम्पोज हों या पार्शली डिकम्पोज हों, इनको बोलते हैं डेट्रियस। ठीक है, या डेट्रिट्रियस कहते हैं इनको। ये कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, और इनमें क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि रिलीज हो जाता है एनवायरनमेंट में ऑन द डिकम्पोजिशन के लिए, मतलब इनको डिकम्पोज अब किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन एक बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। इन प्लांट कम्युनिटीज प्लांट फ्रॉम डिस्टिंक्ट स्ट्रेटा, माफ कीजिए, डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ वर्टिकल एज वेल एज द हॉरिजॉन्टल प्लेन्स ऑफ द इंडिविजुअल, या द इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट लिविंग फॉर्म में या डिफरेंट लाइफ फॉर्म में। इन्हीं के कैरेक्टर को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। तो प्लांट हो जो कि डिस्टेंट लेयर ऑफ वर्टिकल एज वेल एज द हॉरिजॉन्टल प्लेन्स के माध्यम से हो, इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट लेयर रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट लाइफ फॉर्म को, मतलब उनके जीवन के जीने के तरीके को बताते हैं, लिविंग क्रिएचर्स को बताते हैं, डिफरेंट फॉर्म के जो बने होते हैं। ठीक है, दिस कैरेक्टर को बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। तो ये भी आप लोग समझ जाओगे। अब देखते हैं जो इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएट पूछे गए हैं उनमें आप लोग कौन कौन से पढ़ने हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर भी आ गया प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में डिफरेंशिएट। तो प्रोड्यूसर के बारे में मैं ढेर सारे पॉइंट बताते तो आप लोग आसानी से समझ सकते हो। प्रोड्यूसर्स ग्रीन कलर के होते हैं और कंटेन करते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, पहला पॉइंट तो क्लियर है। प्रोड्यूसर अपना भोजन खुद बनाते हैं और क्या यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और लाइट इनको चाहिए होती है, सनलाइट, और क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ेगी जिससे ये अपना भोजन बनाएंगे। उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। प्रोड्यूसर्स आर ऑटोट्रॉफिक, भाई नाम ही से लग रहा है ना ऑटोट्रॉफिक, खुद ही भोजन बनाते हैं तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होंगे, नहीं बनाते तो हेटरोट्रॉफिक होते हैं। और प्रोड्यूसर क्या करते हैं? CO2 को यूज करते हैं और ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं। तो ये भी आप लोग लिख सकते हो। पांचवा पॉइंट में कहा गया स्टोर एनर्जी को यूज करते हैं, मतलब स्टोर करते हैं एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च वे में। ठीक है, स्टार्च बनता है। फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर में अगर आप लोगों ने देखा होगा ये हमेशा बेस कहलाते हैं किसी भी ट्रॉफिक लेवल का या फिर किसी भी इकोसिस्टम में। आप लोगों ने जो बेस देखा था वो क्या था? प्रोड्यूसर थे। दीज ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट करते हैं किस चीज़ की एनर्जी को किस में करते हैं? तो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। अगला कह रहा है 8 पॉइंट, दीज आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द ट्रॉफिक लेवल इन अ पिरामिड। अभी आप लोगों ने सारे पिरामिड पढ़े, सभी पिरामिड में क्या था? बेस, यही प्रोड्यूसर्स थे। दीज आर नॉट डिवाइड इनटू वेरियस टाइप, मतलब इनको डिवीजन नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हो, कुछ भी लिखना चाहो, प्लांट हो सकता है, एल्गी लिख सकते हैं, फिर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जैसे साइनोबैक्टीरिया आप लोग लिख सकते हो एग्जाम्पल में। अब डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर था, तो कंज्यूमर के बारे में भी 8 पॉइंट आप लोग देख लीजिए। भाई दीज आर हेटरोट्रॉफिक, अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं, डिपेंड होते हैं पेड़ पौधों पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दीज ऑब्टेन फ्रूट फ्रॉम द प्लांट। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी क्लियर है। कंज्यूमर्स स्टोर करते हैं अपने भोजन को इन द फॉर्म ऑफ वेरियस फॉर्म हो सकते हैं, जैसे ग्लाइकोजन हम लोगों में होता है, बिल्कुल इसी तरह से अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग हो सकता है। दे डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर, देखिए अभी क्लियर हो गया था, डिपेंड होते हैं। दे कम आफ्टर प्रोड्यूसर्स, मतलब किसी पिरामिड में, देखिए पिरामिड कह सकते हैं, ट्रॉफिक लेवल कह सकते हैं, यहाँ ट्रॉफिक लेवल कहना ज़्यादा सही है। तो ट्रॉफिक लेवल किसी ट्रॉफिक लेवल में प्लांट के बाद ही आते हैं, है ना। दे कम आफ्टर प्रोड्यूसर्स। दीज ऑक्यूपाई अदर ट्रॉफिक लेवल इन द पिरामिड, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर के लिए अलग होगा, सेकेंडरी के लिए अलग होगा, टर्सरी के लिए अलग होगा। तो ये कंज्यूमर के टाइप हो गए। अब इसका मतलब टाइप होगा, इसका मतलब बांटा जा सकता है, तो नाम से लगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कंज्यूमर हो सकते हैं। एनिमल्स और ह्यूमंस इसके एग्जाम्पल हैं, एक्सेट्रा में आप लोग इसको लिख सकते हो। डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड द डीकम्पोजर में आप लोग बता सकते हो। डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोड्यूसर एंड डीकम्पोजर में भी प्रोड्यूसर के वही एग्जाम्पल, वही पॉइंट आप लोग ऊपर से देख के लिख सकते हो, चाहे तो फिर भी मैं बता देता हूँ। ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो कंटेन करते हैं क्लोरोफिल को, प्रोड्यूसर प्रिपेयर CO2 का यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहलाती है। थर्ड पॉइंट, प्रोड्यूसर्स कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं। ये सभी कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसके हैं? प्रोड्यूसर्स के हैं। किसके हैं? प्रोड्यूसर्स के हैं। अगला देख लेते हैं प्रोड्यूसर के कौन कौन से। स्टोर एनर्जी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च में, फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है। कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी और प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द ट्रॉफिक लेवल इन अ पिरामिड। ठीक है, ये भी क्लियर है सब कुछ, वही कॉमन एग्जांपल मैंने यहाँ पर बताए हैं जो ऊपर मैंने बताए हैं। लेकिन डीकम्पोजर के जो मेन पॉइंट है वो आप लोग देख लीजिए। डीकम्पोजर ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को, और वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में, सिंपलर फॉर्म में। दूसरा है दीज आर सेप्रोट्रॉफ कहलाते हैं, मतलब डेड एंड डिकेइंग ऑब्जेक्ट में अपना जीवन यापन करने वाले ही कहलाते हैं।
तो डिकम्पोजर डिकम्पोज करते हैं, द फूड चेन एंड करते हैं, मतलब फूड चेन हमेशा खत्म होती है किस पे, डिकम्पोजर पर, मतलब सबसे पहले प्रोड्यूसर, उसके बाद कंज्यूमर और लास्ट में डिकम्पोजर आता है, आप लोगों ने पढ़ रखा है। दे रिसाइकिल द न्यूट्रिएंट फ्लो इन द फूड चेन, तो फूड चेन में क्या करते हैं, रिसाइकलर की तरह काम करते हैं और न्यूट्रिएंट फ्लो को मेंटेन करके रखते हैं। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटिस्ट हो सकते हैं, ये सभी एग्जाम्पल आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। अब बात करते हैं किसी इकोसिस्टम या फिर किसी ग्रासलैंड इकोसिस्टम और पॉन्ड इकोसिस्टम में क्या अंतर हो सकता है, तो एक एक करके समझते हैं। पहला अंतर देखते हैं क्या, इट इज़ अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, मतलब ग्रासलैंड इकोसिस्टम नाम से ही लग रहा है टेरेस्ट्रियल होगा, जमीन वाला होगा, ठीक है, मतलब जहाँ पर हम लोग चलते हैं या जहाँ पर हम लोग रहते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, तो चलिए अब दूसरा पॉइंट भी देख लेते हैं क्या कहा गया। इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी, देखिए फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी की बात करें तो सबसे ज़्यादा डेट्रेस चैनल यहीं पे सबसे ज़्यादा वर्क करेगा, आप लोगों ने पढ़ा भी था डेट्रेस चैनल क्या था। फूड चेन किसी ग्रासलैंड इकोसिस्टम में कंसिस्ट करता है ग्रासेस, ग्रास ऊपर और फ्रॉग, स्नेक एंड हॉक्स। ये क्या है, फूड चेन किसी ग्रासलैंड इकोसिस्टम का ये क्या है, एक फूड चेन होती है जिसमें सबसे पहला प्रोड्यूसर आते हैं, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, ये टर्सरी हो गए और ये टॉप कंज्यूमर आ गए। तो इसी तरह से आप लोग को इसी सीक्वेंस में याद कर लेना है। किसी ग्रासलैंड इकोसिस्टम में टेम्परेचर वेरी कर सकता है, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, सीजनली अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम वेरीज करता है डिपेंडिंग ऑन द रेनफॉल एंड ग्राउंड वाटर, ठीक है, तो ये अलग अलग हो सकता है। अब बात करते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम, देखिए नाम से ही लग रहा है पॉन्ड इकोसिस्टम, तो पानी की मात्रा तो अपने आप ही ज़्यादा हो गई। तो पहला है इट इज़ एन एक्वेटिक इकोसिस्टम, मतलब पानी वाला होगा इकोसिस्टम। और जो पॉन्ड इकोसिस्टम होगा, लार्जर द फ्रैक्शन ऑफ द एनर्जी फ्लो थ्रू द ग्रेजिंग पॉन्ड सिस्टम, थोड़ा सा क्या होगा, लार्जर होगा। यहाँ पर बात की जाए, है ना। इन पॉन्ड इकोसिस्टम फूड चेन कंसिस्ट होगा एल्गी, शुरुआत कहाँ से, एल्गी से। आप तो चाहें तो फाइटोप्लैंक्टन भी लिख सकते हो स्टार्टिंग में, उसके बाद जू प्लैंक्टन लिख सकते हो जिसको हम लोग फिशेस मानते हैं, स्मॉल फिशेस फिर बड़ी फिशेस, ठीक है, वो भी आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, गलत बिल्कुल नहीं होगा, आप लोग उसी को भी लिख सकते हो। इन पॉन्ड इकोसिस्टम देयर इज अ लेस वेरिएशन टेम्परेचर का होगा, वाटर अवेलेबिलिटी तो अच्छी खासी होती है, आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था। चाहे तो एक बार डायग्राम आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर आप लोगों को डायग्राम में क्या देखना है, पॉन्ड इकोसिस्टम को समझना है। तो यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन को खाने वाले छोटे छोटे जीव हैं, छोटी छोटी मछलियाँ कह सकते हैं, उनको खाने के लिए बड़ी मछलियाँ हैं। तो इस तरह से एक तैयार होता है पॉन्ड इकोसिस्टम, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन लिटर एंड द डेट्रियस लिटर। तो लिटर और डेट्रियस में अंतर क्या है, तो लिटर क्या होता है, देखो इट इज द वेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, मतलब ऐसे वेस्टेज जो बायोडिग्रेड भी हो सकते हैं और नॉन बायोडिग्रेड भी हो सकते हैं। डिकम्पोजर्स कैन नॉट एक्ट अपॉन इट, डिकम्पोजर्स इन पर कोई भी अपना प्रभाव नहीं पहुंचा पाते हैं। इट पॉल्यूट्स द इकोसिस्टम, और ये पॉल्यूट करते हैं, मतलब वातावरण को दूषित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं डेट्रियस की। तो अभी आप लोगों ने डेट्रियस चैनल पढ़ा था, ठीक है, एनर्जी जो निकल रही थी, जनरेट हो रही थी, उसी के बारे में हम लोग फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, 3 पॉइंट में कवर कर लेते हैं। लिखा एक तरह का ऑर्गेनिक वेस्ट होता है जिसमें बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होते हैं, मतलब प्लांट का पार्ट जो डिस्ट्रॉय हो चुका हो या फिर डिस्ट्रॉय होने के लिए हो, ठीक है, जो अभी आप लोगों ने डेट्रियस चैनल में पढ़ा था। डिकम्पोजर एक्ट अपॉन इट टू रिलीज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, मतलब सिंपल फॉर्म में तोड़ते हैं डिकम्पोजर, तो वो होता है डेट्रियस। इट डज नॉट पोल्यूट द इकोसिस्टम, और ये पोल्यूट इकोसिस्टम को बिल्कुल भी नहीं करता, इसको बोलते हैं डेट्रियस। चाहे तो 3 पॉइंट आप लोग 1.5 नंबर के लिए तैयार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 18th वाला, जिसका नाम है डिफरेंशिएट बिटवीन फूड चेन एंड द फूड वेब। तो फूड चेन और फूड वेब में अंतर क्या है, 3 पॉइंट आप लोग तैयार कर लीजिए। पहला सिंपल वे में बताया गया क्या है, देखते हैं। पहला, द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म किसी फूड चेन में लिमिटेड होंगे, ठीक है, द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म किसी फूड चेन में हमेशा लिमिटेड होते हैं। दीज एग्जिस्ट ओनली वन चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो किसी भी फूड चेन में यहाँ पर दीज एग्जिस्ट ओनली वन चेन, एक ही चेन बनेगी ऑर्गेनिज्म की, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। द फ्लो ऑफ एनर्जी हमेशा यूनि डायरेक्शनल होती है, ठीक है। तो यूनि डायरेक्शनल मतलब आप लोग चाहें तो एग्जाम्पल के तौर पे लिख भी सकते हैं, सबसे पहले प्रोड्यूसर लिखिए, फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, और आप लोग लिखना चाहो तो टॉप कंज्यूमर भी लिख सकते हो। ये फूड चेन का एक क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। उसके बाद फूड वेब में अंतर देखिए क्या है, द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि अनलिमिटेड होगा, तो अनलिमिटेड मतलब संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है। और दूसरा पॉइंट है मैनी चेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर इन लिंक्ड इन, मतलब जुड़े रहते हैं एक दूसरे के फूड चेन जो यहाँ पर जुड़े रहेंगे। द फ्लो ऑफ एनर्जी जो होगा, जाहिर सी बात है मल्टी डायरेक्शनल हो सकता है, ठीक है, तो मल्टी डायरेक्शनल हो सकता है, आप लोग चाहें तो किसी भी 2 फूड चेन को आपस में जोड़ सकते हो। अब यहाँ पर कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बताए गए हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको भी अपने बोर्ड के एग्जाम के लिए तैयार करके जाओगे। तो पहला क्वेश्चन इकोसिस्टम से ही है, आप लोगों ने इकोसिस्टम पढ़ रखा था, चाहे तो वहाँ से पढ़ लीजिए, चाहे यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो। क्या है डिफाइन इकोसिस्टम, सम टोटल ऑफ ऑल बायोटिक एज वेल एज ए बायोटिक फैक्टर, जो कि डिफाइन
करते हैं, किसी कंस्टिट्यूट करते हैं किसी इकोसिस्टम को, जिसको हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। तो इकोसिस्टम आप लोग वहीं से पढ़ लीजिए अगर वहाँ से आसान लगे। अब क्वेश्चन करें डिफाइन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। देखिए प्रोडक्टिविटी में अगर मान लीजिए सबसे पहला क्वेश्चन क्योंकि यहाँ पर दिया गया सेकंड वाला, डिफाइन करना है ग्रॉस। ग्रॉस ग्रॉस का मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा नेट होता है और दूसरा ग्रॉस होता है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी द टोटल बायोमास ऑर्गेनिक मैटर जो कि प्रोड्यूसर्स होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के समय विदाउट कंसिडरिंग द लॉस, बिना किसी लॉस के कारण जो बनेगा उसको बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होती है? एक साइकिल आप लोगों ने कार्बन साइकिल पढ़ी थी, फास्फोरस साइकिल आपके कोर्स में, नाइट्रोजन साइकिल भी आप लोग देख सकते हो। अब इसमें क्या लिखना है? द साइक्लिक पाथवे। देखिए द साइक्लिक पाथवे, द साइक्लिक पाथवे ऑफ एलिमेंट्स जैसे अभी आप लोगों ने पढ़ा कार्बन एलिमेंट्स, नाइट्रोजन एलिमेंट्स, फास्फोरस एलिमेंट। तो ये पाथवे होगा मतलब एक रास्ता होगा, साइक्लिक वे होगा जिसमें किसी एबायोटिक सिस्टम में टू द बायोटिक सिस्टम जुड़ा होगा एंड अगेन बैक टू द बायोटिक सिस्टम के तौर पर कार्य किया जा रहा होगा, जिसको बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेट्रियस क्या होता है? चाहे तो आप लोग वो पहले वाला भी पढ़ सकते हो या फिर यहाँ पर डेड प्लांट पार्ट एंड एनिमल रिमेन्स जो कि अनडिकम्पोज हो जाए या फिर पार्शियली डिकम्पोज हो, इनको बोलते हैं डेट्रियस। और द डिकम्पोजिशंस जो होते हैं अ लार्ज अमाउंट में होते हैं, डिकम्पोज करते हैं, रिलीजेस टू द एनवायरमेंट में, और ये रिलीज हो जाते हैं एनवायरमेंट में। ठीक है, व्हाट आर डेट्रीवोरस? तो डेट्रीवोरस क्या होते हैं? देखिए जो ऑर्गेनिज्म जिनका ब्रेकडाउन डेट्रियस के तौर पर हो रहा है इनटू स्मॉलर पार्टिकल के रूप में, उनको बोलते हैं डेट्रीवोरस। ठीक है, आगे देखते हैं डेट्रीवोरस के एग्जाम्पल में आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं अर्थवॉर्म। अब व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? नाम से लग रहा है फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? द प्रोसेस जिसमें ब्रेकडाउन होता है डेट्रियस इनटू द स्मॉलर पार्टिकल में, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन आप लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी पढ़ रखा था, लेकिन ये फ्रेगमेंटेशन बिल्कुल अलग है जो कि डेट्रियस चैनल के अंतर्गत आता है। इसमें स्मॉलर पार्टिकल में टूटते हैं। ठीक है, अब लीचिंग क्या होता है? ध्यान समझ लीजिए लीचिंग क्या होता है। लीचिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट क्या करेगा, यहाँ पर वाटर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो होगा वो गो डाउन, नीचे बैठ जाएगा इनटू द सॉइल हॉरिजन में और गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सॉल्ट के तौर पे नीचे बैठ जाएगा। फूड चेन क्या होता है? इट इज रेफर टू द चेन ऑफ ईटर्स, मतलब खाने वाले प्राणियों के बारे में बताया गया है जो कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक हो सकते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी ट्रांसफर होती है। इसको बोलते हैं फूड चेन। PAR का फुल फॉर्म अगर आपको याद करना है तो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन इसका नाम है। अगला मेन बाय 10% एनर्जी लॉ क्या होता है? इट स्टेट्स ओनली 10% एनर्जी ऑफ अ ट्रॉफिक लेवल इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? एक बार ट्रॉफिक लेवल भी देख लेते हैं। ईच एनर्जी स्टेप और लेवल किसी फूड चेन में जिसको बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। मिनरलाइजेशन नाम से लग रहा है मिनरल फॉर्म में कुछ ना कुछ होना, तो मिनरलाइजेशन द ह्यूमस को डिग्रेड किया जाता है सब माइक्रोब्स के द्वारा और रिलीज करते हैं कुछ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को अकर बाय द प्रोसेस, जिसको बोलते हैं मिनरलाइजेशन। मतलब मिनरल का बढ़ाना किसी मिट्टी में, तो उसको बोलते हैं मिनरलाइजेशन। अब ये मिनरल अपने आप तो बढ़ेंगे नहीं, तो कोई ना कोई इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जिसको कन्वर्ट कर रहा होगा कोई ना कोई माइक्रोब्स, उसको तो लाना ही पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं मिनरलाइजेशन। अब नेम द डोमिनेंट प्रोड्यूसर्स इन अ डीप एक्वाटिक इकोसिस्टम, व्हाट अदर नेम कुड बी यू हैव? सेकेंडरी कंज्यूमर। देखिए क्या हो सकता है? फाइटोप्लैंक्टन कह सकते हैं किसी डोमिनेंट प्रोड्यूसर के तौर पर जो कि एक्वाटिक इकोसिस्टम में पाया जाता है, प्रोड्यूसर्स होता है, उसको हम लोग फाइटोप्लैंक्टन के नाम से बुलाते हैं। वाई इज अ फूड वेब? फॉर्मर इन नेचर होता है, तो क्यों होता है? मैनी ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई करते हैं डिफरेंट निक। निक का मतलब यहाँ पर एक तरह का हैबिटेट एरिया है, पोजिशनल एरिया है, जिसको आप लोगों ने पढ़ रखा था किस वाले चैप्टर में? याद कीजिए कौन सा चैप्टर में ये मिलेगा आपको? आप लोगों को ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले में निक और हैबिटेट दोनों के बारे में अंतर मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं जरूर बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो भी आप लोग जल्द ही प्राप्त करने वाले। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक आप लोग जरूर करोगे और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, जरूर शेयर कीजिए। सभी बच्चे जो बोर्ड के हैं तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाएंगे। कनेक्टेड टू सेवरल फूड चेन, दिस इंटरकनेक्शन फॉर्म है फूड वेब, तो इससे बनता है फूड वेब। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? अभी आप लोगों ने प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पढ़ी, अब सेकेंडरी क्या है? तो बायोमास ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करते हैं हेटेरोट्रॉफ को, जिसको कंज्यूमर कहते हैं, तो ये कहलाती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब पिरामिड ऑफ बायोमास जो कि इन्वर्टेड होता है किसी पॉन्ड इकोसिस्टम में, तो ऐसा क्यों होता है? इसके बारे में मैंने रीजन वहीं बता दिया था, आप लोग चाहें तो वहां से पढ़ सकते हैं, नहीं तो सिंपल वे में यहाँ से भी तैयार कर सकते हो। किसी पिरामिड ऑफ बायोमास में इन्वर्टेड होता है, क्यों होता है? पॉन्ड इकोसिस्टम, बिकॉज द बायोमास ऑफ फिश जो कि टॉप कंज्यूमर होता है इज फार ग्रेटर देन द प्रोड्यूसर, से बहुत ही दूर होता है। ठीक है, यहाँ पर इस वजह से बायोमास जो था पिरामिड का क्या था? इन्वर्टेड था। अब अगला क्वेश्चन है विच टर्म आर यूज टू डिस्क्राइब द कंज्यूमर्स टेकिंग देयर फूड फ्रॉम द हार्बिवोरस एनिमल्स, तो उनको हम लोग बोलते हैं टर्सरी या सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, व्हाट इज द शेप ऑफ पिरामिड ऑफ द नंबर ऑफ ट्री की अगर बात करें तो वो इन्वर्टेड शेप होता है। ठीक है, नंबर ऑफ ट्री की शेप की बात करें तो शेप कैसा था? उल्टा था।
हु वॉज फर्स्ट यूज बाय द इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का जो सबसे पहला प्रयोग किया था, नाम जो देने वाले थे एजी टांसले थे। याद कीजिए, आप लोगों को मैंने बताया होता स्टार्टिंग में ही, व्हाट आर डीकम्पोजर। तो जो डीकम्पोज करते हैं प्लांट प्रोडक्ट को या फिर एनिमल प्रोडक्ट को या एनिमल वेस्ट को, उसे बोलते हैं डीकम्पोजर। तो दूज ऑब्टेन देयर फूड बाय डिकिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर, जिसको बैक्टीरिया और फंगस के नाम से मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था। इनको बोलते हैं सेप्रोट्रॉपी, ठीक है। विच इज द हाईएस्ट यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इकोसिस्टम। तो बायोलॉजिकल इकोसिस्टम की जो हाईएस्ट यूनिट होती है वो होती है बायोस्फीयर। इसका भी एक चार्ट आप लोग अपनी बुक में जरूर देखेंगे। और लास्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 2023 की परीक्षा में पूछा गया था, नाम है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। तो इनका नाम है रामदेव मिश्रा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।